हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2023 के मॉडल क्वेश्चन पेपर की। और ये एक ऐसा मॉडल पेपर है जो रामनगर बोर्ड द्वारा इशू किया गया है। दैट मीन्स उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का जो बोर्ड होता है मेन, वहाँ से सैम्पल पेपर आया हुआ है और उसी सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि सैम्पल पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बेसिकली जैसे कि मैंने पहले भी सैम्पल पेपर दिया हुआ है कि आपका पेपर जो पहले 100 मार्क्स का होता था, अब वो न्यू पैटर्न में 80 मार्क्स का हो रहा है क्योंकि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल 3 घंटे का पेपर है। ठीक है, अब बात कर लेंगे इस क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। तो कुछ निर्देश होते हैं, इसके इंस्ट्रक्शन जो हमेशा हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए एग्जाम का अटेम्प्ट करने से पहले। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 2 पार्ट है, खंड आ और खंड ब, यानी कि सेक्शन ए सेक्शन बी। और हर क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 16 जो होता है ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये पहला वाला और 16 वाला। और इसमें 4 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, एमसीक्यूज है, मतलब 4 1 में 4 16 में के टोटल 8 क्वेश्चन होंगे 8 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 2 3 5 और 17 18 19 ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 1 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चन 6 to 9 और 11 to 20 21 to 24 ये 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 एंड 25 to 20 ये आपके जो है 3 मार्क्स के हैं। जो ये 2 मार्क्स लिखा है ये 3 मार्क्स के हैं। और लास्ट के जो 3 क्वेश्चन ये 5 मार्क्स के। ठीक है, टोटल आपके 80 मार्क्स हो जाएंगे। अब हर एक क्वेश्चन को देखते हैं सेक्शन बाय सेक्शन ए में। ठीक है ना, सबसे पहले है फर्स्ट, दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत को क्या कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ लागत जो त्याग किया जाता है क्या कहते हैं उसको, अफसल लागत कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। ऑप्शन 4 है, इसमें राइट आंसर है अफसल लागत। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है। 0 यानी कि जब आपका MU 0 हो तो उस स्टार्ट में उस टाइम में TU जो है सबसे ज़्यादा होगा, अधिक होगा, दैट मीन्स अधिकतम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग, कुल परिवर्तित लागत तथा कुल स्थिर लागत का जोड़ क्या कहलाता है। तो फार्मूला बनता है यहाँ पर TFC प्लस TBC इक्वल टू, इन दोनों का टोटल हमेशा TC होता है, दैट मीन्स कुल लागत। और फोर्थ क्वेश्चन है, किस प्रकार के बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है। इसका राइट आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्ण प्रतियोगिता। 4 रहेंगे इसमें सेक्शन ए में, चारों के आंसर आपको ऑप्शनल दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उत्पादन संभावना वक्र क्या है। सेकंड क्वेश्चन, 2 वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला वक्र जिस पर एक उत्पादक उत्पादन करने के लिए तैयार होता है जब उत्पादन तकनीक और साधन स्थिर होते हैं, ऐसे वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। और उसको बेसिकली इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, यह उत्पादन संभावना वक्र, यहाँ पर वस्तु Y को दिखाएंगे, वस्तु X को दिखाएंगे, और यहाँ पर दोनों के विभिन्न संयोगों को दिखाते हैं। तो ये जो क्या होता है, जब उत्पादन के संयोग को उसको उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है। MRS जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, जिस दर पर कोई व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के साथ बदलने के लिए तैयार हो जाता है, उस दर को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बजट रेखा क्या है। बनमास के, बजट रेखा उस रेखा को कहते हैं जो 2 वस्तुओं की उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा वस्तु की दी हुई कीमत पर खरीद सकता है। राइट, बिल्कुल सिंपल आंसर है अपन। क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादन फलन से क्या आशय है। उत्पादन के साधनों और उत्पादन के मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। और उत्पादन फलन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, QX इक्वल टू F ब्रैकेट AB डॉट डॉट, ये ABC ये जो है उत्पादन के साधन है और उत्पादन की मात्रा है। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए कितने साधनों का प्रयोग किया है, इस चीज़ के बीच में संबंध बताने वाले को उत्पादन फलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है 2 मार्क्स का, तटस्थ वक्र तथा तटस्थ मानचित्र को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तटस्थ वक्र क्या होता है, सबसे पहले 2 चीज़ें दोनों को बताना है। तटस्थ वक्र, उदासीनता वक्र, तटस्थ वक्र को उदासीनता वक्र भी कहते हैं और अनादिमान वक्र भी कहते हैं। वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु 2 वस्तुओं के ऐसे संयोग को बताता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और ये इसका ग्राफ रहा।
ग्राफ बनाना जरूरी है जब पूछा जाए, नहीं भी पूछा जाए तो बना देंगे, अच्छी बात है, मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दूसरा है इसमें तटस्थ मानचित्र। एक उपभोक्ता के एक से अधिक उदासीनता वक्र हो सकते हैं जो संतुष्टि के अलग अलग स्तर को बताता है। इस प्रकार अनेक संतुष्टि स्तर को दर्शाने वाले अनेक उदासीनता वक्र मिलकर जो मानचित्र तैयार होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ग्राफ में दे रखा है, एक साथ 3 ग्राफ दे रखा है, तो इसको हम उदासीनता मानचित्र कहते हैं, जहाँ पर एक ही ग्राफ में कई सारे उदासीनता वक्र को एक साथ शो किया जाता है उसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है? मांग के नियम के अनुसार मांग को प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारक स्थिर होते हैं और क्रेता कम कीमत पर वस्तु की अधिक और अधिक कीमत पर उसकी कम मात्रा खरीदता है। कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है और इसी विपरीत संबंध के कारण हमेशा मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है, मतलब नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ऐसे इस तरह से होता है। क्योंकि कीमत अगर यहाँ पर है, मांगी यहाँ पर जाएगी, अगर कीमत कम हो गई यहाँ पर P1 हो गई तो मांगी जाएगी ज़्यादा मात्रा। इसी कारण से विपरीत संबंध होने के कारण ही ये जो कर्व होता है ये भी उल्टा होता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सीमांत लागत को तालिका के द्वारा स्पष्ट कीजिए। सीमांत लागत क्या होता है? सबसे पहले इतना बताइए, किसी वस्तु के एक कम या एक अधिक इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। अर्थात अतिरिक्त इकाई की अतिरिक्त लागत को सीमांत लागत कहते हैं, क्योंकि तालिका पूछा गया है, आपको तालिका बना देना है। यहाँ पर उत्पादन की इकाई एक तरफ दिया हुआ है, कुल लागत दिया हुआ है और कुल लागत से सीमांत लागत निकालना है। ठीक है, आपको ये तालिका बनाना है, चाहे याद करके जाइए, आपकी अपने पास ट्रिक है तो बनाइए, तो ये तालिका आपको बना देना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। स्थिर लागत को इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। क्या होता है? उत्पादन के स्थिर साधनों पर किया गया व्यय स्थिर लागत कहलाता है। यह उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। जबकि परिवर्तनशील लागत क्या होता है? उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों का होने वाले व्यय को परिवर्तनशील लागत कहते हैं, जो उत्पादन के साथ साथ घटता या बढ़ता रहता है। समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तुओं के बीच अंतर बताइए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको उस हिसाब से इसका कम से कम 3 पॉइंट तो बतानी है डिफरेंस में। तो एक तरफ स्थानापन्न वस्तु है, दूसरी तरफ पूरक वस्तु है। स्थानापन्न वस्तु के मिलेगी वह वस्तु है जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जबकि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका प्रयोग किसी एक ही कार्य के लिए एक साथ उपयोग किया जाता है, उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। दूसरा डिफरेंस, एक वस्तु की कीमत तथा दूसरे वस्तु की मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है, जबकि पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत तथा दूसरे वस्तु की मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, ये हो गया इनके बीच में बेसिक डिफरेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। तो मांग का नियम क्या होता है? मांग के नियम, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पर, ये नियम है। मांग के नियम का प्रतिपादन मार्शल ने किया था और इस नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा के बीच कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध, यानी कि विपरीत संबंध होता है। ठीक है, अब इस नियम की थोड़ा व्याख्या भी करनी है। मार्शल ने कहा था किसी वस्तु की कीमत में होने वाली कीमत में होने वाली वृद्धि, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, होने वाली वृद्धि से मांग की मात्रा, सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया यहाँ पर, किसी वस्तु की कीमत में होने वाली कमी से अगर कमी हो जाती है, क्या होती है? कमी हो जाती है। कीमत में होने वाली कमी से मांग की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि वस्तु की कीमत बढ़ जाने से मांग की मात्रा घट जाती है। ये देखिए यहाँ पर वस्तु की कीमत कम हो रही है तो मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसी चीज़ को आप ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे ये, तो मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ, जैसे P यहाँ पर है, अब कम हो के यहाँ पर हो गया, तो P जब यहाँ पर है तो क्यों ये है? जैसे कीमत कम हो गई तो मांग की मात्रा में भी वृद्धि हो गई। ठीक है, डायग्राम बेस में एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पर आपके पास एक तालिका दे रखा होगा टेबल, उसको फिल करना है। दिया क्या था? कुल उत्पादन और कुल लागत। कुल उत्पादन 1 2 3 4, कुल लागत है ये, हमें निकालना है AC और MC। तो आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको AC निकालना है, AC निकालने का फार्मूला होता है TC/Q।
यानी कि 20 को 1 से डिवाइड करेंगे, 30 को 2 से, 60 को 3 से, और 100 को 4 से, और 300 को 500, तो ये डेटा मिलेगा। और दूसरी तरह एमसी निकालने का फार्मूला होता है, एमसी इक्वल टू होता है TCN-1, यानी कि जो भी कुल लागत है पहले यूनिट का सेम रख दिया, फिर दूसरे से ठीक पहले को माइनस करते चलिए, 30 से 20 को, 60 से 30 को, 100 से 60 को, और 30 से 100 को माइनस करते हुए चलेंगे, तो ये हमें एमसी मिलेगा। समझ में आ गया? 3 मार्क्स है, बिल्कुल सिंपल होता है। कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन देखिए, कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज मैंने दे रखा है, वहाँ से अपने चैप्टर वाइज स्टडी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शनल दे रखा है अथवा करके, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को बताइए। तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है, क्योंकि 3 नंबर में है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है आपको। सबसे पहला है वस्तु की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमत, यानी कि एक दूसरे को प्रभावित करने वाली वस्तुएं, और तीसरा है उत्पादन साधन की कीमत। तीनों के बारे में 2-2 लाइन में देखिए, यहाँ पर दे रखा है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की प्रमुख शर्तों को बताइए। सबसे पहले तो उपभोक्ता संतुलन क्या है वो बता दीजिए। उपभोक्ता संतुलन से तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता अपनी आय किस प्रकार व्यय करके अपने अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इस प्रकार एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जब वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तु पर इस प्रकार व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। मतलब किसी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु को पर किए गए व्यय के बीच में जब अधिक अंतर होता है तभी उपभोक्ता को संतुष्टि की प्राप्ति होती है, वो संतुलन में होता है। इसका मतलब ये हुआ, अन्य शब्दों में एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब माना जाता है जब उसको अपनी आय के प्रयोग से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। मतलब साफ है, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलित होगा जहां पर एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की मुद्रा कीमत के उपयोगिता के बराबर हो जाती है। इसका मतलब है कि इस प्रकार एक उपभोक्ता को वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदनी चाहिए जिससे कि वस्तु की मुद्रा के रूप में वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर हो जाए। ठीक है, इसका मतलब जहां पर MUX और PX बराबर हो जाएगा उस बिंदु पर जो है उपभोक्ता संतुलित होगा। जैसे देखिए, एक टेबल के रूप में दिखाते हैं, वस्तु की इकाइयाँ दी हुई हैं, एक तरफ है ये वस्तु की इकाइयाँ कितना उपभोग कर रहा है, 1 2 3 4, ये है उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, ये है वस्तु की कीमत। हम ये मान के चलते वस्तु की कीमत सबकी बराबर है, ये दिखता। देखिए, जब उपयोगिता पर 40 है, कीमत 20, एक ऐसा पॉइंट है 4th वाला जहाँ पर सीमांत उपयोगिता और कीमत दोनों बराबर हो जाती है, तो इस बिंदु पर हम कहते हैं उपभोक्ता क्या है, संतुलित है। ठीक है ना, ये संतुलन का बिंदु। समझ में आ गया? एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम टेबल जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट, पैमाने के प्रतिफल का क्या अर्थ है? पैमाने के बढ़ते, स्थिर एवं घटते प्रतिफल को समझाइए। तो पैमाने के प्रतिफल का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले बता दीजिए। पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन के दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता, सारे परिवर्तनशील होते हैं। सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हो जाते तो उन्हें आवश्यकताओं से परिवर्तित भी किया जा सकता है। सभी उत्पादन साधनों को परिवर्तित होने के कारण उत्पादन का पैमाना परिवर्तित हो जाता है। इसे ही पैमाने का नियम बोलते हैं। पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं होती हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। एक एक के बारे में सबको बताना है। पैमाने की 5 मार्क्स का है तो लॉन्ग में इसको डिटेल से बताना है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्या होता है? जब सभी उत्पत्ति के साधनों को निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। यानी कि साधनों में जितनी वृद्धि होती है उसकी तुलना में पैमाने में भी अधिक परिवर्तन होता है। यानी कि मान लीजिए देख रखा है, साधनों में अगर 10% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में 10% से ज़्यादा वृद्धि होती है, चाहे 11 हो चाहे 12 हो, जो भी हो। ऐसे में देखिए, ग्राफ इस तरह से बनाना है। यहाँ पर एक तरफ साधन है, साधन के बीच में डिफरेंस, और एक तरफ बढ़ते प्रतिफल के बीच में डिफरेंस। ठीक है ना, दोनों के बीच में ज़्यादा आपको शो करना है। साधन देखिए कितना, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप है, जबकि मात्रा के बीच में ज़्यादा गैप हो रहा है, तो ये हो गया आपका बढ़ते प्रतिफल का। दूसरा है स्थिर प्रतिफल। इस नियम के अनुसार उत्पादन के समस्त साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होता है। यानी कि जितना साधनों में वृद्धि होगी उतना ही उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी। ठीक है, अगर साधनों को 10% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में भी 10% वृद्धि होगी, और इसके कारण जो ग्राफ बनेगा साधन और उत्पादन के बीच में एक इक्वल डिस्टेंस के साथ साथ ग्राफ बनता चला जाएगा। राइट,
नेक्स्ट है सी, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफलन की घटते प्रतिफल का नियम। इस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। यानी कि अगर मान लीजिए साधनों को 10% बढ़ाया जा रहा है तो उत्पादन में 10 से कम वृद्धि होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ पर साधनों के बीच में ज़्यादा गैप नजर आएगा ग्राफ में और उत्पादन के बीच में कम गैप नजर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो आपके लिए तो बहुत, एक पैमाने के प्रतिफल का नियम और दूसरा है पूर्ण प्रतियोगिता का नियम। ये देखिएगा हर बार क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा गया है, तो इसको तो मैं कह दूँगा 100% गारंटी है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। मार्शल के अनुसार एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसी वस्तु की मूल्य निर्धारण वस्तु की मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के द्वारा होता है। उनके अनुसार मांग पक्ष उपभोक्ता से संबंधित है जो कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक मात्रा खरीदना चाहता है, जबकि पूर्ति पक्ष उत्पादक से संबंधित है जो अधिक से अधिक कीमत पर ज़्यादा मात्रा बेचना चाहता है। इस प्रकार बाजार में जिस बिंदु या कीमत पर उपभोक्ता वस्तु को खरीदने और उत्पादक को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं उसे संतुलित मूल्य कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ जिस बिंदु पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर हो जाए वहीं पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। ऐसे में संतुलित कीमत का मतलब होता है वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति। अब इसको ग्राफिकल रूप में अगर रिप्रेजेंट करें, देखिए यहाँ पर ये हो गया एक टेबल 2, 3 कीमत, यहाँ पर वस्तु की मांग है 100, 80, 60, 20 और ये हो गया इसकी पूर्ति। ठीक है ना। अब एक ऐसा, जब वस्तु की कीमत 6 है तो वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, तो ऐसे में ऐसे दोनों जो है थोड़ी सा मिसप्रिंट हुआ, ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है ना, देखिए ये पूर्ति वक्र है, ये मांग वक्र है, दोनों जिस बिंदु पर मिलेगा ई पर, इसी को बोलेंगे हम क्या? संतुलन कीमत। ठीक है ना, जो कि 6 रुपये पे तय होती है। मात्रा कितनी होगी? 60। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार से क्या आशा है? इसमें ऑप्शनल दे रखा है। प्रतियोगिता आधार पर बाजार का वर्गीकरण। बाजार क्या है? बाजार वह संपूर्ण क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु विशेष का क्रय विक्रय करने के लिए संपर्क में आते हैं। और क्रोध ने इसके बारे में बहुत बढ़िया सा दे रखा है कि बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष में नहीं लिया जाता जहाँ सिर्फ वस्तु ही खरीदी या बेची जाती है, बल्कि बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता व विक्रेता उस एक दूसरे के साथ इतने निकट संपर्क में होते हैं कि वस्तु कीमत में सरलतापूर्वक शीघ्रता से समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के प्रकार पूछा गया है, तो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के 3 प्रकार होते हैं। एक है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक ऐसा बाजार जहाँ पर क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं, एक जैसी वस्तुएं एक ही कीमत पर क्रय विक्रय होती हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसको हम एकाधिकारी प्रतियोगिता भी कह सकते हैं। एक ऐसा बाजार जहाँ पर क्रेता और विक्रेता संख्या अधिक तो होती है, किंतु ऐसे बाजार को अपूर्ण बाजार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम क्रेता और विक्रेता होते हैं। ठीक है ना, और पूरे बाजार का ज्ञान उपभोक्ताओं को या क्रेताओं को नहीं होता है और बाजार में वस्तु विभेद की स्थिति पाई जाती है। एकाधिकार बाजार वह बाजार होता है जहाँ संपूर्ण बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है और एक विक्रेता होता है, वस्तु की कीमत का निर्धारण भी वो खुद करता है और ऐसे में वस्तु की कीमत विभेद की स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप डिटेल से यहाँ पर देख के लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब सेक्शन बी, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, सेक्शन बी शुरू हो रहा है। सेक्शन बी में भी सेम वही सीरियल है जैसा ए में था। पहला 4 ऑप्शनल होगा, फिर 4 जो है 1 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले 16 ऑप्शनल्स देख लेते हैं। दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों से सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट, यदि सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति का मान 0.5 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान कितना होगा? ध्यान रखिएगा, हमेशा अगर MPC पूछा गया है तो MPC का फार्मूला हो जाएगा 1 - MPS। ठीक है ना, और अगर MPS पूछा गया है, MPS इक्वल टू हो जाएगा 1 - MPC। अब देखना होगा, दिया हुआ है हमारे पास MPC दिया हुआ है, तो 1 में से MPC को माइनस कीजिए तो बचेगा 0.5। हमारा आंसर होगा 0.5, दैट इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर ख, 2 देशों की मुद्राओं की अदला बदली को क्या कहते हैं? विनिमय दर कहते हैं। निम्न में से किसके द्वारा केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करता है? बैंक दर सावधिक तरलता अनुपात, जिसको बोलते हैं SLR, ये SLR और ये CRR।
तो ये तीनों ही जो है साख नियंत्रण के उपयोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। हस्तांतरण आय में क्या शामिल होता है? छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ये सारे के सारे हस्तांतरण आय में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 1 मार्क्स का है। न्यून मांग से क्या अभिप्राय है? न्यून मांग वह स्थिति है जिसमें सामूहिक मांग रोजगार स्तर के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति से कम होती है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से कम होती है, गलत दिखा गया है, ये होगा AD इज स्मॉलर देन AS। जहाँ पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से कम होती है उस स्थिति को न्यून मांग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है? देश की राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका मतलब अगर प्रति व्यक्ति आय निकालना है आपको तो एक तरफ लिखना होगा आपको देश का राष्ट्रीय आय, उसको डिवाइड करना होगा देश की कुल जनसंख्या से। तो इस प्रकार जो भी प्राप्त होगा उसको हम जो है प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। मतलब एक तरीके से प्रति व्यक्ति आय देश का एक औसत आय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में GST कब लागू होता? तो आंसर इसका 1 जुलाई 2017 में। गुणक से क्या अभिप्राय? क्वेश्चन नंबर 20, अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश तथा प्राप्त आय के बीच के अनुपातिक संबंध को गुणक कहते हैं, जिसको हम इस फार्मूले से शो कर सकते हैं कि इक्वल टू डेल्टा वाई अपन डेल्टा आई। ये 1 मार्क्स वाले हो गया। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से क्या आशय है? दोहरी गणना का मतलब होता है राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक पर शामिल कर लेना। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर डबल रोटी एक अंतिम वस्तु है तो डबल रोटी भी मैदे से बना जाता है। डबल रोटी में मैदे का मूल जुड़ा रहता है, मैदा गेहूं से, और मैदे में गेहूं का मूल जुड़ा। अब डबल रोटी, मैदे, गेहूं तीनों का मूल अगर एक एक साथ लिया जाए, अलग अलग लिया जाए, इसका मतलब ये डबल गणना होगी इसको। ठीक है ना, इसको दोहरी गणना के कहते हैं क्योंकि एक ही वस्तु की मूल कई बार जोड़ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, उपभोग प्रवृत्ति क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। उपभोग प्रवृत्ति आय और उपभोग के बीच के अनुपातिक संबंध को कहते हैं, जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में होने वाले परिवर्तन तथा उपभोग में होने वाले परिवर्तन के बीच के संबंध को बताता है। और ये संबंध कैसे शो होता है? फार्मूले से, MPC इक्वल टू डेल्टा C अपन डेल्टा Y। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय बैंक एवं व्यावसायिक बैंक में 2 अंतर लिखिए। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियमित करता है, जबकि व्यापारिक बैंक बैंकिंग प्रणाली का एक अंग होता है जो केंद्रीय बैंक के अंतर्गत कार्य करती है। पॉइंट नंबर 2, केंद्रीय बैंक देश में नोटों को जारी करने का कार्य करता है, जबकि व्यापारिक बैंक नोटों को जारी नहीं कर सकती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 2 अंतर पूछा गया था, हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 24 2 मार्क्स का है, विनिमय दरों को प्रभावित करने वाले 2 तत्वों को अलग कीजिए। तो विनिमय दरों को प्रभावित करने वाले तत्व है, सबसे पहला कीमत में परिवर्तन होना। हम ये देख सकते हैं किसी देश की सापेक्षिक दृष्टि से कीमत परिवर्तन हो जाने से विनिमय दर में भी परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट है आयात तथा निर्यात में परिवर्तन का होना। यदि किसी देश में निर्यात उसके आयात से अधिक है तो देश की मुद्रा की मांग बढ़ने लगेगी, फलतः विदेशी विनिमय दर के हित में परिवर्तन होगा। इसके विपरीत अगर देश की आयात उसके निर्यात से अधिक है तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी और देश के लिए ये प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है ना, इससे विनिमय दर प्रभावित होती है दोनों पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 5 ये 3 मार्क्स का स्टार्ट हो रहा है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पूछा गया है, तो दोनों के बीच में अंतर बताइए। पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की वे शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत समस्या को अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र बहुत शाखा होती है जिसके अंतर्गत सामूहिक या संपूर्ण समस्या को अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सूक्ष्मतः चरों का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बृहद चरों का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, रोजगार हो गया, विनिमय दर हो गई। ठीक है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत निर्धारण की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य कीमत स्तर की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। और सबसे लास्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख उपकरण है मांग और पूर्ति, और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकरण है कुल मांग और कुल पूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भुगतान शेष में असंतुलन के कारण बताइए। एक देश के भुगतान से संतुलन में असंतुलन के प्रमुख कारण जो इस प्रकार है। सबसे पहला है आर्थिक विकास कार्यक्रम। आर्थिक विकास हेतु अर्धविकसित देशों को बड़ी मात्रा में पूंजी का आयात करना पड़ता है तथा विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं लेनी पड़ती है। इसके फलस्वरूप देश में आयात अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे भुगतान संतुलन जो है प्रतिकूल हो जाता है। दूसरा, निर्यात की मांग में परिवर्तन।
विकासशील देशों में भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने का कारण यह है कि पहले विकसित देश कच्चे माल, खाद्यान्न आदि का आयात विकासशील देशों से करते थे, परंतु अब इन वस्तु का स्वतः उत्पादन करने लगे या उन्होंने इसका वैकल्पिक प्रबंध कर लिया है। इससे विकासशील देशों के निर्यातों में निरंतर कमी हो रही है। जबकि थर्ड पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि। विकासशील देशों में भुगतान संतुलन में असमानता का प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि भी है। जनसंख्या वृद्धि होने से एक तरफ वस्तुओं की निर्यात में कमी हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ आवश्यक वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है और उसको आयात करना पड़ता है। इसका फलस्वरूप यही होता है कि भुगतान संतुलन आयात के अधिक होने से ये असंतुलित हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मुद्रा पूर्ति के माप बताइए। आरबीआई के द्वारा मुद्रा पूर्ति के 4 माप बताए गए हैं। नंबर 1, M1, लोगों के पास करेंसी, नोट सिक्के जो भी है, बैंकों के पास जमा सेविंग अकाउंट में, और आरबीआई के पास अन्य जमाएं। तो ये होता है M1। M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जमा आपकी जो डिमांड डिपॉजिट होती है वो। M3, M1 प्लस, इसमें M1 पूरा आ जाता है, मतलब M1 के तीनों जो ऊपर है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं इसको C, इसको बोलते हैं DD और इसको बोलते हैं OD। दैट मीन्स M1 के तीनों प्लस बैंक में जमाएं, सावधि जमा जिसको हम बोलते हैं FD, फिक्स डिपॉजिट, और लास्ट होता है जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा, ठीक है ना, बृहद मनी, M4। इसके M3 आता है, मतलब M1 के तीनों प्लस M3 FD और पोस्ट ऑफिस में सभी प्रकार की जमाएं, चाहे टाइम डिपॉजिट हो चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, सभी प्रकार के जमा उसमें शामिल कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शनल, व्यापारिक बैंक को कार्य, क्योंकि 3 नंबर में बेटा ये ध्यान में रखिएगा, तो 3 नंबर में सारे कार्य ना लिखाइए, खाली मेन कार्य बता दिए। तो व्यावसायिक के प्रमुख कार्य जो होते हैं ना, एक है जमा स्वीकार करना, एक है ऋण देना, और एक है साख निर्माण करना। जमा स्वीकार का मतलब जानते ही हो, बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाते में पैसा जमा करना, और ऋण देना मतलब जैसे नगद ऋण देना, बैंक आदि विकास, इस सब। और साख निर्माण के बारे में आपको पढ़ना होगा कि एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर व्यापारिक बैंक जो है अपने नगद जमाओं से कई गुना अधिक जो है साख का निर्माण करते, इसी साख का निर्माण करना बोलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 5th मार्क्स का है, लॉन्ग होगा। स्फीतिक और अविस्फीतिक अंतराल में सचित्र अंतर कीजिए, दोनों में अंतर बताना है। तो टेबल के वाइज अंतर बताया मैंने, तो ध्यान से देखिएगा। स्फीतिक अंतराल और अविस्फीतिक, किसी अर्थव्यवस्था में संपूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी समग्र मांग यानी कि AD की आवश्यकता होती है, यदि समग्र मांग उससे अधिक हो तो इन दोनों के अंतर को स्फीतिक अंतराल बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा, आवश्यक मांग ज़्यादा है तो स्फीतिक होगा, और अविस्फीतिक अंतराल उसका उल्टा है, जितनी ज़रूरत है अगर वास्तविक मांग उससे कम है तो उसको अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये अंतराल तब उत्पन्न होता है जब AD इज ग्रेटर देन AS होता है और पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप होता है, जबकि ये स्थिति तब उत्पन्न होता है जब AD इज स्मॉलर देन AS होता है। थर्ड पॉइंट, उत्पादन का स्तर पूर्ण रोजगार पर स्थिर रहता है, उससे अधिक वृद्धि नहीं होता है, जबकि अविस्फीतिक अंतराल में उत्पादन का स्तर पूर्ण रोजगार पर उत्पादन स्तर से कम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, अर्थव्यवस्था में कोई बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार की स्थिति नहीं होती है, जबकि अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति में अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और अल्प रोजगार की स्थिति बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्फीतिक अंतराल में मजदूरी और कीमत जाल उत्पन्न होता है, जबकि अविस्फीतिक अंतराल में संतुलन जाल उत्पन्न हो जाता है। आप देखिए ग्राफिकल रूप में, ग्राफ थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये जो है AD जो दे रखा है ये इतना होना चाहिए, हम मानते हैं संतुलन स्तर के लिए चाहिए, लेकिन एक्चुअली जो है एग्रीगेट डिमांड है इससे ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड इससे ज़्यादा है। अब क्योंकि अल्पकाल में पूर्ति को बढ़ा नहीं सकता, यानी कि इस कर्व को आगे ले, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में जब अल्पकाल में ये नहीं हो सकता तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, इसी डिफरेंस को हम जो है क्या बोलते हैं, स्फीतिक अंतराल, जिससे कीमतें बढ़ने लगती, महंगाई बढ़ने लगती, क्योंकि पूर्ति तो बढ़ती नहीं है। जबकि दूसरी स्थिति यहाँ पर है डिक्शनरी गैप का। हमें ज़रूरत क्या है, यहाँ पर AD इस वाले पॉइंट में होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में जो है इस वाले पॉइंट में हमारा एग्रीगेट डिमांड बन जाता है, यानी कि जितना चाहिए उससे कम। तो ऐसे वास्तविकता के बीच में डिफरेंस आ जाता है, इसी को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। यहाँ पर चीज़ों के दाम कम होने लगते हैं, इसी इकोनॉमी में डिफ्लेशन की स्थिति आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं बतानी, बेसिकली 8 अवधारणाएं हैं। ठीक है ना, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि सबसे पहला है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP MP।
दूसरा है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एमपी। अब इसके डिटेल फार्मूला वगैरह सब कुछ दिया हुआ है मैंने, अब उसको नोट कीजिए। तीसरा है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एमपी। चौथा है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनडीपी एमपी। फिफ्थ, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एफसी, जिसको हम घरेलू आय भी कहते हैं। नेक्स्ट है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एफसी। एंड लास्ट है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको राष्ट्रीय बोलते हैं, शॉर्टकट में बोलता है एनएनपी एफसी। तो ये 8 अवधारणाओं के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना, विद फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 30, राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटे से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए। 5 मार्क्स का है। तो राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा वर्ष के दौरान सरकारी व्यय की सरकारी प्राप्तियों पर अधिकता है। मतलब जब सरकार की कुल प्राप्तियां उसकी कुल व्यय से कम होती है, उस स्थिति को जो है हम क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। बस इसमें उधार शामिल नहीं होता है, क्योंकि राजकोषीय घाटे से उधार कितना लिया जाए यही पता करना होता है। तो ऐसे में राजकोषीय घाटे का फार्मूला है कुल व्यय, जिसमें राजस्व और पूंजीगत दोनों शामिल होता है, माइनस कुल उधार छोड़कर, गलत लिखा गया है, उधार छोड़कर, ठीक है ना, कुल प्राप्तियां ब्रैकेट राजस्व व्यय प्राप्तियां प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें सभी प्रकार के उधार व्यय शामिल होते हैं, जबकि प्राप्तियों में उधार शामिल नहीं होता, इसमें सभी शामिल होता है। ऐसे में राजकोषीय घाटे से अर्थव्यवस्था पर जो पड़ने वाले प्रमुख जो है प्रभाव है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला, स्फीतिकारी जाल की स्थिति उत्पन्न होती है। आरबीआई लिए गए उधार को स्फीतिकारी जाल से जोड़ा जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि उधार लेंगे तो मुद्रा में पूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होगी। ऐसे में देश में धीरे धीरे स्फीतिकारी जाल की उत्पत्ति हो जाती है, चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय ऋण। राजकोषीय घाटा ये बताता है देश की विकास कार्यों के लिए कितने लोन लेने की जरूरत है। ऐसे में देश के ऊपर ऋण बढ़ते रहते हैं, और ऋणों का बढ़ने का मतलब ये भावी पीढ़ियों को भी एक भार डाला जाता है। नेक्स्ट है उच्च राजकोषीय तथा निम्न जीडीपी समृद्धि का दुष्चक्र बनता है। एक ऐसी स्थिति होती है राजकोषीय घाटे से कि निरंतर राजकोषीय घाटे के कारण ऐसी स्थिति में उच्च राजकोषीय घाटे के कारण जीडीपी समृद्धि निम्न होती है। ऐसे में राजकोषीय घाटा बढ़ता चला जाता है और जीडीपी घटती चली जाती है, क्योंकि जीडीपी का एक बड़ा भाग हम जो है उस घाटे को पूरा करने के लिए ऋण देने और उसके ब्याज चुकाने में करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ह्रासकारी प्रभाव। उच्च राजकोषीय घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में कुल निवेश में कमी आ जाती है, और जिस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। और लास्ट है सरकारी विश्वसनीयता का कटाव। अगर देश में लगातार जो है घाटा हो रहा है और ऋणों का जाल जो है भार बढ़ता चला जाता है, इसमें पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी सरकार की क्रेडिट साख के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, असर पड़ता है, और विश्वसनीयता की कमी होती है, और सरकार की आर्थिक स्थिति, देश की जीडीपी भी इससे खराब होती है, ठीक है। ये है बेसिक इसके पॉइंट्स। कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में जो समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में आके इसको पूछ सकते हैं। तो वैसे ये क्वेश्चन सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि रामनगर बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया है। तो आप इन क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, कोई डाउट होता है जरूर पूछिए। शेयर जरूर करना है इस क्वेश्चन पेपर को अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके पास हो या ना हो, क्या पता सॉल्यूशन नहीं हो, कि सबसे बड़ी दिक्कत रामनगर बोर्ड जो है सॉल्यूशन नहीं देता है, जबकि सीबीएसई बोर्ड की खासियत ये है कि वो क्वेश्चन पेपर के साथ साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी भेजता है। तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, इस सॉल्यूशन को फैला दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, पूरे उत्तराखंड में, ताकि हर एक स्टूडेंट को उसका फायदा मिले। थैंक यू एवरीवन, बाय।